Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Abhishek sir. In this lecture I am discuss about embryogenesis. आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में जानेंगे कि भैया एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। मतलब आप सिंपल में समझिए कि डाइकॉट जो एम्ब्रियो है उसका हम डेवलपमेंट इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भैया जो आपका डाइकॉट एम्ब्रियो है उसका जो फॉर्मेशन है उसका जो प्रोसेस है फॉर्मेशन होने का वो कैसे होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। समझ पाए एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है कि मतलब जो आपका एम्ब्रियो है ये जाइगोट डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। समझ पा रहे हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। अब देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, जो आपका ये जाइगोट है, अब आप ये जानते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, हमने आपको बताया था जब एक मेल गैमेट दूसरे मेल गैमेट से आएगा और फ्यूज करेगा, जब फ्यूज करता है तब डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए अगर ये जाइगोट के लिए फेवरेबल कंडीशन है तो भाई डिवाइड ये करेगा। अगर ये जाइगोट के लिए फेवरेबल कंडीशन है तो ये डिवाइड ये करेगा। अगर ये जाइगोट के लिए फेवरेबल कंडीशन ये नहीं है तो ये जाइगोट स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि एक टाइप का रेस्टिंग स्पोर होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब वो डिवाइड करता है। अब देखिए अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये जो आपका ये डिप्लॉयड जो जाइगोट था, ये डिप्लॉयड जाइगोट डिवाइड होता है और ये माइटोकॉन्ड्रियली डिवाइड होता है, जिससे कि कुल दो सेल का फॉर्मेशन होता है। एक जो है वो लार्ज सेल होगा और एक आपका स्मॉल सेल होगा। समझ पा रहे हैं। जाइगोट फेवरेबल कंडीशन में जब डिवाइड होगा तो उससे एक लार्ज सेल का फॉर्मेशन होगा और एक स्मॉल सेल का फॉर्मेशन होगा। ये जो लार्ज सेल है इसको हम बोलेंगे बेसल सेल और जो स्मॉल सेल है इसे बोलेंगे हम टर्मिनल सेल। इसी टर्मिनल सेल को एम्ब्रियोनल सेल के भी नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या बताया कि जब आपका ये जाइगोट था ये डिवाइड हुआ तो एक लार्ज सेल बना और एक स्मॉल सेल बना। जो आपका ये लार्ज सेल है उसे हम बेसल सेल बोलेंगे और जो आपका स्मॉल सेल है इसे हम टर्मिनल सेल बोलेंगे। ठीक है। ये जो बेसल सेल होगा ये माइक्रो पाइलर एंड पे होगा। आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो हमने बताया था माइक्रोपाइलर और चलाजल दो एंड होते हैं। तो भैया ये जो आपका बेसल सेल होगा ये माइक्रोपाइलर एंड के तरफ होगा और जो आपका ये टर्मिनल सेल होगा ये चलाजल एंड के तरफ होगा। समझ पा रहे हैं। एक बात और जान लीजिए, हमने आपको बताया था कि जिस तरफ एंटीपोडल सेल होते हैं उसको हम चलाजल एंड बोलते हैं और जिस तरफ सिनर्जित और एग था उसको हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। तो अभी समझ पाए आप। जब ये डिवाइड हुआ तो भैया एक जो है ये बेसल सेल का क्या बोलते हैं फॉर्मेशन हुआ जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे, और एक टर्मिनल सेल का जो कि चलाजल एंड पे आया जाता है। हो गया। अब देखिए क्या होगा। अब जो आपका ये लार्ज वाला जो सेल है जिसको हम बेसल सेल बोल रहे हैं, ये बेसल सेल ये डिवाइड होगा और जब बेसल सेल ये डिवाइड होगा तो 7 to 8 सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन होगा। कौन से सेल का फॉर्मेशन होगा? तो भैया ये सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ हमने तो 4-5 ही बनाया है, लेकिन आप ये समझिए कि जो ये लार्ज वाला जब सेल है जब इसमें डिवीजन होगा लगातार तो इससे कुल 7 to 8 सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। हो गया। हम पहले बेसल सेल को हम देख लेंगे, फिर हम टर्मिनल सेल का हम डेवलपमेंट आपको बताएंगे।
पहले आप हम लोग केवल बेसल सेल जो है इसको बस लेके चलते हैं। तो ये क्या होगा, जो बेसल सेल था, ये बेसल सेल से ये सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन होगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है सस्पेंसर सेल और ये 7 to 8 नंबर में इसका फॉर्मेशन होता है सस्पेंसर सेल का। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे होगा कि जो आपका ये सस्पेंसर सेल है, ये जो आपका ये सस्पेंसर सेल है, इसमें जो ऊपर का जो सेल है ये इनलार्ज कर जाएगा। अच्छे से समझिएगा, हमने क्या बोला कि आपका जो भैया बेसल सेल था, बेसल सेल से कुल 7 to 8 सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन हुआ। इस सस्पेंसर सेल में से जो ऊपर वाला सेल था, जो ऊपर वाला जो सेल था ये इनलार्ज कर जाएगा और इनलार्ज करके एक ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ले लेगा जिसको हम हॉस्टोरिया बोलते हैं। समझ पा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हॉस्टोरिया बोलते हैं। हो गया। अब देखिए इस सस्पेंसर सेल में से जो सबसे जो नीचे वाला सेल है, मतलब ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन कर लेगा। इसका फॉर्मेशन कर लेगा, हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो हाइपोफाइसिस है, ये जो हाइपोफाइसिस है, ये आपका ये रूट कैप और ये रेडिकल बनाने का काम करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस में हाइपोफाइसिस का भाई क्या काम होता है, वो क्या चीज़ को बनाता है। तो जो आपका हाइपोफाइसिस है वो रेडिकल और ये रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। आपको पता होगा कि रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है और जो आपका जो प्लूम्यूल है उससे सूट का फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक बात आपको समझ में आई। एक सेल इनलार्ज हुआ तो हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन किया और जो नीचे वाला जो सेल था वो हाइपोफाइसिस बनाया। ये हाइपोफाइसिस आगे चल के रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा और क्या करेगा, और ये रूट कैप का फॉर्मेशन कर लेता है। अब भैया ये टर्मिनल सेल की बात हो गई। बेसल सेल की बात हो गई। अब हम टर्मिनल सेल का देखते हैं। अब टर्मिनल सेल में क्या होगा कि टर्मिनल सेल में डिवाइड होगा, कौन सा डिवीजन होगा, जो उसका पहला 2 डिवीजन होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, मतलब वो सीधा सीधा ही डिवाइड हो जाता है। तो इससे भाई 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्या क्या होगा भाई, पहले भाई 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। 8 सेल स्ट्रक्चर बनने के बाद भाई ये क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्म कर लेगा। और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के बाद, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, एक बात और जान लीजिए, ये जो आपका ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन और यहाँ पे जो 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ है, इसी 8 सेल से ही आपका जो प्लूम्यूल है और जो कोटिलीडन है उसका फॉर्मेशन होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो 8 सेल है इसमें से जो 4 सेल है वो आपका प्लूम्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे और जो 4 सेल हैं वो कोटिलीडन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? अब देखिए भाई आगे क्या होगा, आगे होगा कि भैया ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के बाद ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा और इसके फिर जस्ट बाद हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसको बोलेंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो और यहाँ पे हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो। समझ पा रहे हैं? अब जब इतना प्रोसेस हो गया, मतलब कि यहाँ हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो तक का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या होगा, इसके बाद फिर भैया फाइनली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ऊपर के तरफ क्या है, ऊपर के तरफ ये वाला हॉस्टोरिया है, उसके बाद फिर सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल के बाद फिर आपको ये रूट कैप दिख रहा होगा, फिर रूट कैप के नीचे आपको फिर रेडिकल दिख रहा होगा, फिर 2 कोटिलीडन जैसे यहाँ इनलार्ज हुआ वैसे वहाँ भी देखिए इनलार्ज हो रखा है। तो फाइनली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ पा रहे हैं?
डाइकॉट एम्ब्रियो होगा। एक बात आपको हम बता दें, जो आपका ये सस्पेंसर सेल था, जो वहाँ पे आपको दिख रहा है ये सस्पेंसर सेल, जब ये पूरा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये जो आपका सस्पेंसर सेल था ये डीजनरेट हो जाता है और ये फाइनली जो आपका जो डाइकॉट एम्ब्रियो होगा उसमें कोई भी सस्पेंसर या हॉस्टोरिया जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, जैसा कि आपको उस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। अब वहाँ पे देखिए आपको उस स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि उसमें केवल भाई रूट कैप होगा, आपका भाई रेडिकल होगा, प्लूम्यूल होगा और 2 कोटिलीडन पाए जाएंगे। एक बात सबसे लास्ट में आपको हम बता दें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये सस्पेंसर सेल था, ये जो आपका हॉस्टोरिया था, इसका फंक्शन क्या था। ये जो हॉस्टोरिया या सस्पेंसर सेल है, इसका फंक्शन ये है कि भैया ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, एब्जॉर्ब करके जो इंडोस्पर्म है इसी के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है। समझ में आया आपको इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।